हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या आराधना एकेडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे नीट के प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस फिजिक्स के स्पेशली चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो पिछले 5 साल में सवाल पूछे गए हैं वो हैं टोटल गिनती के 8 क्वेश्चंस, और उन 8 के 8 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में एक साथ कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जो जनरली माना जाता है उसको हम लोग कंबाइन करके इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसकी ब्यूटी है उसके कंसेप्ट्स में, थोड़ा बहुत फॉर्मूले में भी, लेकिन उसकी ब्यूटी पूरी की पूरी छिपी हुई है उसके कंसेप्ट्स में कि चार्जेस के बीच में किस तरह से लगता है फोर्स, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बड़े आसानी से बताया जा सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एटसेट्रा। डाइपोल का इंटरैक्शन कैसे होता है, डाइपोल के वजह से फील्ड और पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी बातों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है पिछले 5 साल से क्वेश्चंस में। वेव्स सेक्शन में जो जस्ट हमारा प्रीवियस वीडियो था, वेव्स सेक्शन में ये कहा जा सकता है कि कुछ 1-2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम कुलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डाइपोल, सारे पूरे सेक्शन से डिस्ट्रीब्यूटेड लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, उस पर कमांड होना चाहिए। ठीक, तो इतनी पूरी बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पूछा गया वो था 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्जेस प्लस Q and माइनस Q आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस टू एक्सपीरियंस फोर्सेस स्मॉल F के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे, ये प्लस Q का चार्ज और ये माइनस Q का चार्ज। ठीक, इन दोनों के बीच में आपस में लगने वाला जो फोर्स था उसे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं। ये फोर्स कैपिटल F है, ये फोर्स भी कैपिटल F है। अब सवाल के मुताबिक अगर चार्ज के अमाउंट को थोड़ा सा बदल दिया गया, कहने का मतलब इससे थोड़ा सा चार्ज निकाल करके इसको दे दिए या उससे थोड़ा सा चार्ज निकाल करके इसको दे दिए, फर्क नहीं पड़ता उससे। If 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, अच्छा ये लिखा हुआ है, A ये था, B ये था, A से 25% निकाल लिए, यानी कि कितना निकाले, 1/4। 25% का मतलब 1/4। 25% चार्ज अगर इसका निकाल लिया गया तो इसके पास बचेगा क्या फाइनल सिचुएशन में नया चार्ज, 3/4 टाइम्स कैपिटल Q, और वो चार्ज निकाल करके इसे दे दिया गया। तो पॉजिटिव चार्ज निकाल करके अगर इसे दे दिया जाएगा, कितना दिया गया है इसे चार्ज, पहले से इसके पास माइनस Q का चार्ज मौजूद था और अब इसे प्लस में कैपिटल Q/4 चार्ज अगर इसे दे दिया जाए, प्लस में कैपिटल Q/4 चार्ज अगर इसे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो अब की बार इसके पास कितना चार्ज बचेगा, तो माइनस Q पहले से था और प्लस में Q/4 करना सिंप्लीफाई, रिजल्ट मिलेगा हमें माइनस में 3Q/4। समझ पाए क्या मेरी बात? इस पर से Q/4 एक्सट्रैक्ट करके इसको प्लस में Q/4 दे दिया गया, तो इसमें Q में से Q/4 घटा दो, यहां पर ऐसे सोचो कि माइनस Q में आप Q/4 ऐड कर दो, तो यही फाइनल सिचुएशन रहने वाला। और नया लगने वाला फोर्स जो होगा उसे मैं अगर F' से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों पर ही लगने वाला फोर्स अगर F' के बराबर है, तो कैलकुलेशन देखिए कितना सिंपल हो गया। अब F' दरअसल K टाइम्स यानी कांस्टेंट 3/4 इंटू 3/4 यानी 9/16 टाइम्स Q² डिवाइडेड बाई फिर जो भी सेपरेशन है इन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर है, तो 9/16 टाइम्स। समझ पाए? 3/4 और 3/4 चार्जेस न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस वजह से ये 9/16 टाइम्स हो गया, और ये पिछले वाले फोर्स के मुकाबले 9/16 है, इस बात को बस समझ लेना है। तो 9/16 सी ऑप्शन, यही हमारा सही ऑप्शन।
आई होप किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अच्छा, ये बात मैं हमेशा आपको बताते चल रहा हूं लगातार कि जब कभी कोई चेंज लाया जाए किसी सिचुएशन में, तो आपको क्लियरली विजुअलाइज करना चाहिए कि ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। और फाइनल सिचुएशन के लिए लिखिए, फिर इनिशियल सिचुएशन के लिए भी एफ लिखिए, दोनों को कोरिलेट कर दीजिए। तो यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे कि हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व होता ही होता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। देखो, सवाल को पहले एक राउंड खुद से जरा पढ़ लो, तो जो समझ में आ जाए खुद से, वो किसी के बताने से समझ में नहीं आती हैं बातें। तो पहले एक बार खुद से समझिए, उसके बाद मैं बात करता हूं इस पर। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि सपोज चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, लेकिन दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन माना जाता है न्यूट्रल। लेकिन इस हालत में जब एक पर चार्ज है -e का, लेकिन दूसरे पर चार्ज है E + ΔE का, तो आपस में इन दोनों चार्जेस को अगर कंबाइन किया जाएगा हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए, तो नेट चार्ज 0 नहीं मिलने वाला, नेट चार्ज तो मिलेगा ΔE के बराबर। तो अगर ये खुद एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों पर ही चार्जेस मौजूद मिलेंगे हमें, कितने कितने, ΔE और ΔE, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को अगर कंबाइन करोगे -e + e कैंसिल हुआ, ΔE बचा रह गया। और ΔE चार्जेस के वजह से इन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, यह हाइड्रोजन एटम, यह हाइड्रोजन एटम, और इस पर भी चार्ज मौजूद है ΔE का, इस पर भी चार्ज मौजूद है ΔE का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है इस सवाल के मुताबिक। और दोनों चार्जेस को अगर कंबाइन करेंगे तो ΔE, इस पर चार्ज निकल के आ रहा है, इस पर भी चार्ज ΔE का, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर लगने लगेगा इस तरह से। और इस हाइड्रोजन एटम पर भी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। लेकिन सवाल के मुताबिक और ज्यादा ध्यान से पढ़ने पर समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, मतलब दोनों का वेक्टर सम हो जा रहा है 0। नेट फोर्स, if the net of electrostatic force and gravitational force between hydrogen atoms placed large distance apart is 0। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम लोग लिख देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी मौजूद होगा, और वो किस फोर्स के वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। ये Fg में लिख दिया, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कूलॉम्स लॉ से पता चलना है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है सवाल के मुताबिक अगर, तो ये दोनों फोर्सेस को इक्वल होना चाहिए। तुरंत हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है, k टाइम्स, यानी 9 × 10⁹ टाइम्स ΔE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d², d इज सेपरेशन बिटवीन देम। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखा हूं, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने जा रहा हूं 6.67 × 10⁻11, सारा कुछ ऐसा यूनिट में है, टू बी मल्टीप्लाइड बाई देयर रेस्पेक्टिव मासेस, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.67 × 10⁻27। तो 1.67 × 10⁻27 होल स्क्वायर, क्योंकि मासेस को 2 बार लिखना चाहिए हमें, डिवाइडेड बाई वही d², आपस में इक्वल होना चाहिए। d² तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, d² डायरेक्टली कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट, अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो ΔE का स्क्वायर मिल जाएगा हमें। पूरे में क्या करो, कई ऑप्शन है हमारे पास, पूरे में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो। कैसे करोगे सिंप्लीफिकेशन, मैं बताता हूं। हमें ΔE तक पहुंचना है,
तो डेल्टा ई का स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए क्या कैलकुलेशन है क्या यहां पर, हाँ बिल्कुल है कैलकुलेशन। तो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.67, देखो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 होल डिवाइडेड बाई फिर 9, ठीक है। और सारे 10 टू द पावर वाले टर्म्स को अलग से लिख देता हूं, 10 टू द पावर वाले टर्म्स को। तो 10 टू द पावर में क्या क्या रहेगा, -11 यहां पर -54 है कि नहीं, तो 10 टू पावर -54 10 टू पावर -11 कुल मिला के बन गया 65 माइनस में, और 65 डिनोमिनेटर में फिर 9 भी लिखा हुआ है वहीं पर, तो 65 और 9 74 तक गया, माइनस में 74 तक गया। कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कंफर्म कर लिया जाए। हम लोग एक पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। -54 पावर -65 और ये 10 पावर 9 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो भी पावर बढ़ा ही देगा, माइनस साइड में जाते हुए 10 पावर -74 तक गया। अब आप इस कैलकुलेशन के चक्कर में ना रहो, क्योंकि ये लगभग देखो क्या लिखा हुआ है, 6.67 को अप्रोक्सीमेटली 1.67 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 10 जैसा कुछ आ जाएगा। 10 को 9 से डिवाइड कर दो, लगभग 1 के जैसा कुछ आ जाएगा। 1 को 1.67 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 1.67 या 1.5 या 1.7 या 1.8 जैसा कुछ आ जाएगा। ये रफली 1 से लेकर 2 के बीच में कोई तो एक नंबर लिखा है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, कैसे किया कैलकुलेशन। 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 लगभग 10 आ जाएगा ये, अरे 11 आएगा 12 आएगा ऐसा कुछ तो आएगा। डिवाइडेड बाई 9 करो, 1 के लगभग आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 1.67 से, अप्रोक्सीमेटली खुद 1.67 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हो सकता है या 2.1 हो सकता है। तो ये लगभग 1 से लेके 2 के लगभग में लिखा हुआ एक नंबर है, और वहां पर लिखा हुआ है 10 टू द पावर -74। हमें पता करने के लिए कहा गया डेल्टा ई का ऑर्डर क्या है। तो याद रहे, ये अगर 100 लिखा होता, ये अगर 1000 लिखा होता तो इसमें से पावर निकाल के उसमें भेजना पड़ता, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जरूरी होता। लेकिन चूंकि ये 1 2 3 ऐसा कुछ तो नंबर आ रहा है यहां पर, इस वजह से ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। 10 टू पावर -74 का जस्ट आधा करो, क्योंकि यहां होल स्क्वायर निकाल रखे हो ना आप, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना बाकी था। तो डेल्टा ई का वैल्यू 10 टू पावर -37, हाँ 74 का जस्ट आधा 37, 10 पावर -37, बी ऑप्शन यही हमारा सही आंसर। देखो क्या क्या कंसेप्ट वो चेक कर लिया आपसे। आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझते हैं कि नहीं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्स लॉ को लिखने जानते हैं कि नहीं, आप ग्रेविटेशनल लॉ को लिखने जानते हैं कि नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और आप ये समझते हैं कि नहीं कि कब ऐसा होगा कि किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को कैंसिल कर दे। इस बात को आप लिखने के लिए समझते हैं कि नहीं। इसी बात को हम लोगों ने लिखा, हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसना नहीं था बस, ठीक। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन को भी आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं इसमें। और देखो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको प्रेशर में रख करके ये चेक कर रहा होगा कि आप कितने पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ने का और आपके रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। देखो क्या है सवाल। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट h, वर्टिकल डिस्टेंस h। एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है जो कि ऊपर से नीचे गिरता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स। एक इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इस पर mg का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया गया तो इस पर लगने वाला एक और नीचे की तरफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को नीचे क्यों दिखाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो फोर्स इस पर लगने वाला नीचे की ओर। इस इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन में देखूं, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी
नेट फोर्स को इलेक्ट्रॉनिक मास से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा G प्लस ई डिवाइडेड बाई ME। पूरे नेट फोर्स को मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आया हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अच्छा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुआ करता था वो नीचे कर दिया गया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अब प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल को भी बदल दिया गया, इस बार प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। चलो चेक करते हैं, इस पर भी लगने वाला फोर्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू G, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के तरफ है, अब की बार भी जो फोर्स लगेगा वो इतना ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, पोलैरिटी रिवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार नीचे है, फोर्स भी लगेगा नीचे के ही तरफ। तो इस प्रोटॉन का अगर एक्सेलरेशन चेक करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन से पूरे नेट फोर्स को डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, होगा ऐसा। तो ये जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकाले हैं, ये एक्सेलरेशन प्रोटॉन का हम लोग निकाले हैं, इन दोनों एक्सेलरेशन से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। द टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय ज्यादा है कि कम है ये पता करना है हमें। तो इसका एक्सेलरेशन बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का ही तो फर्क है इन दोनों अलग अलग इक्वेशंस में। जहां पर डिनोमिनेटर कम होगा वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन यहां पर ज्यादा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा है, जबकि यहां पर मौजूद एक्सेलरेशन कम है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर लिखा हुआ चीज में ज्यादा है। यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, वहां एक्सेलरेशन कम है। तो ये जब तेजी से गिर रहा है यानी एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसको कम समय लगना चाहिए। डेफिनेटली आंसर है ए। इलेक्ट्रॉन को लगने वाला समय h हाइट को गिरने में स्मॉलर होगा प्रोटॉन के गिरने के कंपैरिजन में। लेकिन ये क्वेश्चन जब आपके पास रहेगा ना सॉल्व करने के लिए, याद रखो 2-3 मिनट तक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और बस केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, और लगातार 3 घंटे तक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, दोनों में बहुत अंतर है ना। तो इस क्वेश्चन को जब आप पहली बार पढ़ोगे ना तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अच्छा ये प्रोटॉन है। गलती तुम ये करोगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन मान लोगे। गलती तुम ये करोगे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मान लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ने का जरूरत रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेशेंस को टेस्ट करने वाला यह क्वेश्चन था। कहने को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो रेस्ट एंड मोशन के भी कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि एक टॉय कार है जिसमें चार्ज है Q, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसके अंतर्गत इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। चलो एक काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और जब कभी वेलोसिटी इस तरह से वैरी कर रहा हो ना कि कभी एक ऑब्जेक्ट रुक गया फिर चलने लगा फिर वापस आने लगा, ऐसी हालत में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमें सिचुएशन को समझने के लिए। खैर, तो सवाल के मुताबिक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी टॉय कार की वेलोसिटी 1 सेकेंड में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। परफेक्ट। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। तो जो भी इसका एक्सेलरेशन हुआ करता था अब उसका रिटार्डेशन होगा, यानी ये जो वेलोसिटी बढ़ गई थी अब ये वेलोसिटी घटने लगेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। तो मुझे इसी डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करना चाहिए था। देखो यहां पर ही ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस दौरान होने वाला डिस्प्लेसमेंट
इस ग्राफ के एरिया से पता चल जाना है हमें, लेकिन आगे तो पढ़ें। एट द सेम इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, तो जो एक्सेलरेशन था वो रिटार्डेशन बना। द कार कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम 2 more सेकेंड्स, यहां से वेलोसिटी घटने लगी है सेम रेट से और घटते घटते यहां तक जाएगी, क्योंकि जस्ट एक और सेकंड में यानी ठीक 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है और एक और सेकंड तक ये रिवर्स डायरेक्शन में चलते चली जाएगी गाड़ी। तो अब चेक करो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल एरिया पता करेंगे, लेकिन ये एरिया को मानोगे आप पॉजिटिव जबकि इस एरिया को नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वेलोसिटीज है, रिवर्स डायरेक्शन में टॉय कार जा रही थी, तो ये नेगेटिव में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा जबकि ये पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया बाय द वे है कितना, इस एरिया को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं हाफ ऑफ बेस जो कि है 2 इंटू हाइट 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली ये 6 मीटर लिखा हुआ है और ये वाला एरिया लिखा हुआ है 3 मीटर, लेकिन इसको माइनस मानना चाहिए। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 6 मीटर लेकिन -3 मीटर, जो कि मिला हमें 3 मीटर। अगर कोई पूछे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पता करने के लिए फर्क नहीं पड़ता प्लस है 3 मीटर की माइनस है 3 मीटर, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज किया जाएगा। 6 मीटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 मीटर पे, तो ये 9 मीटर है। शायद समझे होंगे मेरी बात को। अब पता करने कहा गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आता है डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके, टोटल टाइम है 3 सेकेंड्स, तो 3 मीटर पर सेकेंड हुआ एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी वो 3 मीटर को 3 सेकेंड से डिवाइड करके आएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी आया 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। 1 और 3 यहां पर है, ये हुआ सही ऑप्शन। आई होप क्लियर है आपको। अगेन कंसेप्ट्स ऑफ काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्रिटिकल एनालिसिस है। यहां पर आपके अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर रहा है ये क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। ठीक, इस तरह से अच्छे क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जाते हैं। फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बेस्ड। देखिए एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है r, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। हमें यह जानकारी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक कंडक्टर के अंदर, चाहे कंडक्टर को यूनिफॉर्मली कितना भी चार्ज क्यों ना दे दिया जाए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। भले ही ये हॉलो है चाहे सॉलिड है, फर्क नहीं पड़ता। मेटालिक है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल मेटालिक सरफेस के अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कह रहा है 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इस केस में 0 है और ये भी सही बोल रहा है। अब इसके बाहर यानी मेटालिक कंडक्टर के बाहर देखे जाने पर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर पर जो है वो बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और कुलॉम्स लॉ के मुताबिक 1/r² का प्रोपोर्शनैलिटी रहना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो डिक्रीज करना चाहिए, तो डिक्रीजेस वाले ऑप्शन को मार्क करेंगे। सही आंसर फिर फाइनली आया हमारे पास सी ऑप्शन। तो आपके मन में यह बात जरूर होगी कहीं ना कहीं कि सर इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग कम समय में कैसे करेंगे, है ना। तो कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड वाले हैं। यहां से आप समय को निकालेंगे और यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। और फर्स्ट टाइम कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपके पास पेपर आता है आप सिर्फ पहले इजी वाले और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि कहीं आप किसी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गए तो फिर हो सकता है कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के वजह से आपसे आसान वाले क्वेश्चंस छूट जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम जितना जानते हो उतना तो सही करके आओ।
डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, आसान वाले क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर लास्ट में जाके समय की कमी पड़ती भी है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन छूटना चाहिए आपसे, आसान वाले क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे तुम बाकी बच्चों से। आई होप शायद मेरी बात को आप समझे होंगे। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्वालिटेटिवली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लगभग ऐसा ही, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, ये एक लाइन चार्ज है, ये दूसरा एक लाइन चार्ज है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है कितना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, जबकि इस दूसरे लीनियर चार्ज पर माइनस में लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, और इनके बीच का आपसी सेपरेशन दिया हुआ है 2r के बराबर। तो ठीक सेंटर C में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखो पॉजिटिव चार्ज के वजह से भी इसी तरफ और नेगेटिव चार्ज के वजह से भी इसी तरफ, तो किसी एक के वजह से देखो उसका डबल करके आंसर। तो किसी एक लीनियर चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पर होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको रिजल्ट याद रखना था, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन इसका डबल, क्योंकि दो दो लीनियर चार्जेस हैं जो कि एक ही पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसका डबल यानी 2 गॉट कैंसल्ड, वी हैव डी ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। समझे कैसे करना है क्वेश्चन को? रिजल्ट नहीं याद है तो आप परेशान होते रह जाएंगे, यही जरूरत है रिजल्ट्स याद रखने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, अगेन वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चन, ये चेक कर रहा है ये क्वेश्चन कि आप समझते हैं कि नहीं पोटेंशियल किस तरह से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वॉल्यूम, और साथ में इस वॉल्यूम के अंदर हर जगह पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट का। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ने पर पोटेंशियल बदल रहा होता है उस बदलने के रेट के बराबर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस के बराबर होता है। एक्स कंपोनेंट अगर देखा जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में तो पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल इवन दो इफ वी आर मूविंग हियर और देयर। किसी एक वॉल्यूम में यहां और यहां जाने में पोटेंशियल में बदलाव ही नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल करने में जिस दर से पोटेंशियल बदलता है वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस साइन के साथ। यहां पर तो पोटेंशियल बदला ही नहीं, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। समझे कैसे करना है? एक और क्वेश्चन सीखिए ध्यान से। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के सारे रिजल्ट्स दिमाग में आने चाहिए। पोटेंशियल उसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वजह से, डाइपोल पर लगने वाला फोर्स, नेट टॉर्क डाइपोल पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर पूछा जा रहा है एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। पोटेंशियल फॉर्मूला P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। सिंबल्स आर हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। द एसोसिएटेड पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अलग से लिख सकते हैं। P का वैल्यू 16 इंटू 10 टू पावर -9, 16 इंटू 10 पावर -9 लिखा हुआ है ये। और फिर cos थीटा 60 डिग्री के एंगल, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस, cos 60 डिग्री जिसका मतलब 1/2 होता है बाय द वे, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। डिस्टेंस दिया हुआ था 0.6, 0.6 का स्क्वायर बना 0.36। इसे सिंप्लीफाई करने से आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 10 to the power -9, 10 to the power +9 कैंसल्ड है। देन 9 से ये कैंसल्ड है 0.04, राइट। 4 से ये कैंसल्ड है 0.01,
और 0.01 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये cos 60 डिग्री का 1/2 पोटेंशियल का वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि ये 400 डिवाइडेड बाई 2 यानी 200 वोल्ट आना चाहिए। है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारे लिए सही आंसर। ठीक, तो लगातार हम लोगों ने, मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश किया, मतलब सिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी, बिना जरा भी इनएफिशिएंट हुए, अपने दिमाग को एकदम शांत रखते हुए किस तरह से क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते जाना है। हम लोगों ने चैप्टर्स देखा था रेस्पेक्टिवली ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वो दोस्त जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।